अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम न्यूज़ प्लस में। आज बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है और इस डेवलपमेंट को आज की तारीख की सबसे बड़ी खबर कहा जा रहा है और इसे मानी खेज पेशरफ्त कहा जा रहा है। और इस पेशरफ्त के बाद ये भी शुनीद है कि पंजाब की हुकूमत की सियासत, पाकिस्तान पंजाब की जो सियासत है उसका पासा किसी भी वक्त पलट भी सकता है। वज़ीर आला पंजाब को गैर कानूनी तौर पर शराब के लाइसेंस जारी कराने के इल्ज़ाम में नैब ने 12 अगस्त को तलब कर लिया है। नैब ने अप्रैल 2019 में वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ किया और नैब की तहकीकात शुरू करने पर महकमा एक्साइज ने शराब का लाइसेंस मनसूख कर दिया और लाइसेंस की मनसूखी पर होटल इंतज़ामिया ने अदालत से हुक्म इम्तना हासिल कर लिया। महकमा एक्साइज ने अदालती फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी है। ये मैंने आपको एक जिस्त बताई है इस खबर की। दूसरी जानिब मरियम नवाज के खिलाफ भी नैब में एक और केस खुल गया है। मरियम नवाज पर रायगढ़ में 200 एकड़ अराजी गैर कानूनी तौर पर अपने नाम मुंतकिल कराने का इल्जाम है और नैब ने मरियम नवाज को 11 अगस्त को तलब कर लिया है। नैब ने साबिक डीसीओ नूरुल अमीन मेंगल और साबिक डीजी एलडीए अहद चीमा से भी तहकीकात का फैसला किया है। अहद चीमा पहले ही निर्णय में एक बार फिर से। तीसरी जानिब एहतसाब अदालत ने रमज़ान शुगर मिल से मुतालिक दायर ज़िमनी रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे और पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी और 27 अगस्त को रेफरेंस के गवाहों को तलब कर लिया है। ये 3 ऐसी अहम तरीन डेवलपमेंट है कि जो सियासी बसीरत और जो सियासत की शतरंज समझने वाले हैं वो पंजाब की सियासत को बहुत करीब से समझ रहे हैं। ये 3 अहम तरीन डेवलपमेंट हुई हैं आज जो ये समझा रही हैं कि नैब ईद के बाद एक बार फिर एक्टिव हुई है। चौधरी बरादरान के खिलाफ भी नैब ने केस खोल रखे हैं। ये चौथा पहलू है इस पूरी सियासत के पेशोखम का। और आज की जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ नैब की तहकीकात का मामला है उस पर भी एक बहस हो रही है और तबसरे हो रहे हैं कि ये मामला जल्द ठंडा हो जाएगा। उनके खिलाफ ये केस लाना दरअसल एक बैलेंस क्रिएट करना है। ये तज्जिया गलत भी हो सकता है लेकिन नवाज शरीफ की नाअहली के वक्त अलीम खान और जहांगीर तरीन फैक्टर भी माजी की एक मिसाल रह चुके हैं। इस पूरे मामले का तज्जिया लेते हैं और आइए इस पर बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन और तज्जियाकार अब्बास साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अमीरबाज साहब सबसे पहले तो ये समझा दीजिएगा कि ये जो केस है उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ, इस पर आपने एक सैर हासिल वीडियो भी दी। जो केस बना हुआ है क्या और कितना मजबूत है और इसकी पॉलिटिकल डायमेंशंस क्या बन रही हैं? बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा साहब। एक तो आपने मुस्लिम लीग कौफ का भी जिक्र किया तो सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि मुनीस इलाही साहब रुकन कौमी असम्बली कौफ लीग के और परवेज इलाही साहब के साहबजादे मुनीस इलाही साहब का एक मकान है गलियात में, खीरा गली तहसीलाबाद में। जी हाँ, नैब ने उनके इस घर की तफसीलात तलब कर ली हैं और जो डीजी गलियात अथॉरिटी है जी जी उनसे इस घर की सारी तफसीलात तलब करके और कल 7 अगस्त को रिकॉर्ड समेत नैब ने तलब बुला लिया। ठीक है। तो अब ये आप समझ लें कि ये एक मल्टी डायमेंशनल काम चल रहा है। इसमें हुकूमत भी है, इसमें ऑपोजिशन भी है, इसमें हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं। सबके खिलाफ नैब यकसुई के साथ काम कर रहा है। ठीक हो गया। इसमें बहस हो सकती है, इख्तलाफ हो सकता है कि बज़ारन शायद ऑपोजिशन के केसेस जल्दी आगे बढ़ रहे हों, हुकूमत के केसेस कम रफ्तार से आगे बढ़ रहे हों, लेकिन उसके पास भी नैब के पास उसके बारे में भी एक जवाब मौजूद है। जैसे बीआरटी का केस है या कुछ और केसेस हैं उसके ऊपर स्टे लिया हुआ है हुकूमतों ने सुप्रीम कोर्ट से और जब तक वो स्टे खारिज नहीं होगा तब तक नैब जो है वो तहकीकात। अच्छा ईशा सर, ये बुज़दार साहब का केस क्या है? एक्चुअल केस? देखिए बुज़दार साहब का केस ये है कि बुज़दार साहब देखें जो शराब का लाइसेंस है, जी हाँ, वो महकमा एक्साइज देता है। वो महकमा एक्साइज जो उसके डीजी हैं वो देते हैं। सही है। लेकिन और इसमें भी लाइसेंस महकमा एक्साइज के डीजी नहीं दिया है, लेकिन इसमें बुज़दार साहब की इंटरवेंशन मौजूद है कहीं ना कहीं। बुज़दार साहब का कहीं ना कहीं कोई किरदार है। और इसमें खबर ये मिली है शाह साहब, खबर ये मिली है कि मैं ऐड कर दूं आपकी बात को ताकि हम जरा कुछ और एनालिसिस कर लें। खबर ये मिली है कि एक्साइज ने 12 दफ़ा वज़ीर आला पंजाब साहब से ये कहा कि ये गैर कानूनी है, इलीगल है, ये 5 स्टार या 4 स्टार होटल नहीं है जिसको आप दे रहे हैं, तो लिहाजा ये ना किया जाए। और उसके बावजूद भी ये
दे दिया गया, और इसका शायद कोई एक वर्ड भी यूज हुआ है इस केस के जो तहकीकात हुई हैं। जी प्लीज। जी, इसको देखिए, वो L2 लिकर कहा जाता है इसको जी। और इसमें एक तो ये होटल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ये होटल रनिंग नहीं है, और होटल के मुकम्मल होने से पहले ही इसका लाइसेंस ले लिया गया। फिर लाइसेंस के ऊपर पाबंदी थी इस वक्त। जी हाँ। और इसमें बुजदार साहब जो हैं, उनके किसी करीबी अजीज के ऊपर एक इल्जाम आ रहा है कि दरअसल वो फ्रंटमैन थे और 50 मिलियन 5 करोड़ रुपए की उन्होंने रिश्वत ली है मुबैना तौर पर, जिसको उन्होंने लाइसेंस लेकर दिलवाया। और जिसके पास लाइसेंस है वो जो होटल का मालिक है, उन्हीं के पास जो साथ, क्योंकि ये लाहौर एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ होटल की तामीर हो रही है। होटल का नाम मैं नहीं आपके सामने रखता, लेकिन जो इस होटल के मालिक है उन्हीं के पास लाहौर एयरपोर्ट की पार्किंग का ठेका भी है। तो इसमें कहीं ना कहीं बुजदार साहब की कोई कनाइवेंस मुबैना तौर पर या उनकी इंटरवेंशन नजर आ रही है, जिसकी वजह से ये मिला। अच्छा, इसमें दिलचस्प बात यह है, लोग यहां तक तो बात कर रहे हैं, लेकिन इससे आगे एक मैं आपको खबर दे दूं सर कि जब बुजदार साहब को 12 अगस्त को सुबह 11 बजे बुलाया जाएगा तो बुजदार साहब के सामने एसेट्स प्रोफॉर्मा रखा जा रहा है। अच्छा, असासों का उनसे उनके असासे पूछे जाएंगे, और वो एक सवालनामा है जो तैयार नैब कर रहा है इस वक्त। सही है। कुछ सवाल तैयार हो गए, कुछ सवाल कल तक मुकम्मल हो जाएंगे। बुजदार साहब से सिर्फ इस केस में बात नहीं होगी। हाँ, और लंबा काम चलेगा। मीडिया में अभी तक मीडिया में सिर्फ ये शराब के लाइसेंस की बात हो रही है। अभी तो मजीद असासाजात की बात भी होनी है। जी, तो इसको जरा इस बात से मिलाकर समझें, कि पंजाब की जो शतरंज बिछी हुई है वजीर आला पंजाब के तौर पर, मुमकिना तौर पर नए आने वाले, मौजूद जो हैं, और इस पर वजीर आज़म साहब की गारंटी हाथ होना, और इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर भी, और मुख्तदर हलकों का प्रेशर भी, इस सारी जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, मरियम नवाज, उधर से चौधरी बिरादरान, उसके बाद उस्मान बुजदार साहब, इन सब को मिलाकर समझे तो यानी सियासी बिसात जो है वो किसी भी वक्त मुस्तकबिल में पलटने के इशारे मौजूद हैं। देखिए मुर्तजा साहब, PMLQ वाज़े तौर पे आज से 2 दिन पहले ये कह चुकी है कि अगर उस्मान बुजदार तब्दील होंगे तो फिर चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही हो। ठीक है, उन्होंने अपना आत्मी फैसला तकरीबन सुना दिया है। ठीक। अच्छा, इसके ऊपर भी एक बहस हो सकती है, बड़ी दिलचस्प बहस हो सकती है कि उस्मान बुजदार की जगह पर अगर परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर आ जाए पंजाब के अंदर और बिसात उलट जाए, तो इसका तहरीक इंसाफ को फायदा होगा या नुकसान होगा? इस पर भी, ये भी बड़ा दिलचस्प पहलू है। इसमें भी बात हो सकती है। दूसरा ये कि देखिए, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये बात बता रहा हूं, इंतहाई जिम्मेदारी से, सर, कि नैब इस वक्त जितने प्रेशर के तहत काम कर रहा है, इस वक्त एक शख्स नैब ने उसको पकड़ा, उसने हाई कोर्ट से 2 दफा जमानत की दरख्वास्त दी, उसकी दोनों दफा जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। उस शख्स ने ब्यूरोक्रेसी के जरिए से नैब को अप्रोच करने की कोशिश की, नैब ने सरेंडर नहीं किया। उसने पॉलिटिशियंस के जरिए से अप्रोच किया, नैब ने सरेंडर नहीं किया। उसने पाकिस्तान के एक अहम हसास इदारे के जरिए से अप्रोच करने की कोशिश की, नैब ने सरेंडर नहीं किया। उसने बैरूने मुल्क से भी एक ताकत के जरिए से अप्रोच करने, मैं आपको जिम्मेदारी से ये बात बता रहा हूं, लेकिन नैब ने सरेंडर नहीं किया। और वो शख्स है कि जो ये कहा करता था कि मैं हुकूमतें गिरा भी सकता हूं, मैं हुकूमतें बना भी सकता हूं। यस, ऐसे दबाव नैब के ऊपर डाले जा रहे हैं। एक जनरल साहब का केस नैब ने खोला, एक लेफ्टिनेंट जनरल का, 3 स्टार जनरल का, और नैब के ऊपर एक तरफ से प्रेशर आया कि जी आप ये केस बंद कर दें, क्योंकि अगर आप ये केस चलाएंगे तो हमारे इदारे की परसेप्शन टार्निश होगी। नैब ने वो केस बंद नहीं किया। आपको अंदाजा नहीं है कि कितने प्रेशर्स में नैब इस वक्त काम कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल। और ये प्रेशर हर तरफ से है। यानी कि एक और आपके देखने वालों को मैं बता दूं कि एक सियासतदान के खिलाफ नैब की तहकीकात चल रही हैं। उस सियासतदान का एक जमाने में जो वकील था, वो वकील बाद में लाहौर हाई कोर्ट का जज बन गया, और उस सियासतदान ने जमानत लेनी थी, तो जो उसका वकील उस वक्त हाई कोर्ट में जज था, वो दरख्वास्त जज साहब ने अपने पास लगवा ली। जो जज साहब एक जमाने में वकील थे उस सियासतदान के, जब ये मामला नैब की तरफ से, नैब की एक बहुत मोहतरम बड़ी शख्सियत की तरफ से उस दौर के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के सामने रखा गया,
तो साकिब निसार साहब ने फिर उन मोहतरम हाई कोर्ट के जज का लाहौर से तबादला करके और मुल्तान मैच कर दिया। इतने प्रेशर्स हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। सुन ले एक और बात, एक बात और सुन ले सर। एक वकील साहब को नोटिस भेजा कराची में नैब ने, ठीक है, वकील साहब ने कराची बार एसोसिएशन के सदर से प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को फोन करवाया और कराची बार के सदर ने कहा कि जी अगर आपने केस चलाया तो कल पाकिस्तान की कोई अदालत काम नहीं करेगी, हर तरफ हड़ताल होगी। तो बाबा इतने प्रेशर्स जिसके ऊपर हाथ डाल रहे हैं इस मुल्क में, ये सब ढकोसला था, बराए नाम था कि जी हम एहतसाब करना चाहते हैं, पाकिस्तान को ठीक करना चाहते हैं। हकीकत यह है इस मुल्क में कोई भी पाकिस्तान को ठीक नहीं करना चाहता, कोई भी एहतसाब नहीं चाहता, चाहे वो वकील हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे कोई और इदारा हो। जिसके ऊपर हाथ डाला जाता है वो कहता दूसरे को पकड़ोगे ना, अगर उसको चाहे लटका दो कब्बे की तरह, वहां पे गोली मार के, मुझे कोई इतराज नहीं है, मेरे पे हाथ डालोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। ये इस तरह तो नहीं। देखे ना, कोई भी यहाँ पे एक्सक्लूसिविटी तो नहीं हो सकती ना। बिल्कुल सही। मैं शाह साहब आपके पॉइंट समझ गया हूँ। मुझे मेरे एक सवाल और मैंने करना था आपसे, लेकिन वक्त की किल्लत हो गई। वो सवाल मैं छोड़े जाता हूँ, फिर किसी और प्रोग्राम में भी आपसे कर लूँगा। वो सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक प्रेसिडेंट सेट किया था और उसकी एक मिसाल हमें मिलती है अलीम खान साहब की कि जनाब आपके ऊपर केसेस हैं, आप इन केसेस को क्लियर करें, फिर वापस आएँ और फिर आपको वजारत देंगे। और आपके सामने उन्होंने क्लियर किया। उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर इल्ज़ाम लग गया, अब क्या होगा? क्लियरेंस होगी और उसके बाद वापस आने का कहेंगे वज़ीर आज़म साहब। दोनों तरफ से एक कशमकश है। तो मैं शाह साहब अभी इजाज़त चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वक्त की किल्लत है, लेकिन सवाल बड़ा अहम था, मैंने आपसे करना था। और आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपने वक्त एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल UNSC का इजलास हुआ है। एक इन कैमरा इजलास हुआ है, बंद कमरे के अंदर, बगैर कैमरे के अंदर इजलास हुआ है। उसकी बात करते हैं और पाकिस्तान का जो नया नक्शा है उसकी अहमियत की बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल UNSC की जानिब से भारत के मकबूजा कश्मीर के मुहासरे, 5 अगस्त 2019 को पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक हंगामी इजलास मुनक़्क़िद किया गया। सिफारती ज़राए ने बताया कि 15 रुकनी ये इन कैमरा इजलास हुआ और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त पर यह हुआ। शाह महमूद कुरैशी ने इस मुलाकात के बाद एक ट्वीट में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जानिब से एक साल में होने वाला ये तीसरा इजलास भारत के इस दावे की मुकम्मल तरदीद है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर उसका दाखिली मामला है। इजलास से गैर जानिबदाराना राय शुमारी के जरिए कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हक़ पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की तौसीक़ की तस्दीक की है। चीन, जो सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन है, उसने मकबूजा वादी में भारत के मजालिम से मुतालिक आलमी बरदरी के जो खदशात हैं उसकी निशानदही करने के लिए इस इजलास को मुनक़्क़िद करने में कलीदी किरदार अदा किया और तमाम 15 मेंबरान ने इस मुबाहिसे में हिस्सा लिया। अगस्त में कौंसिल की सदारत रखने वाले इंडोनेशिया के सफ़ी त्यानसिया दजानी ने इजलास की सदारत की। एक तो ये डेवलपमेंट हुई है, दूसरा ये कि पाकिस्तान के नए नक्शे को लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है। कल हमने ये जवाब लिया था और इसका जवाब जाना था कि यूरोपीय ममालिक में इस नक्शे की वजह से क्या असरात होंगे और वहाँ क्या समझा जा रहा है। पाकिस्तान में जो अपोजिशन जमातें हैं वो ये कह रही हैं कि ये 2 नक्शे बना दिए गए, एक जो बैनुल-अक़वामी सतह पर दिखाने के लिए और एक पाकिस्तान के अवाम को दिखाने के लिए। मामला यहां तक पहुंचा है कि अगर UN इस नक्शे की तौसीक या तस्दीक कर देता है तो मामला कोई और रुख इख्तियार कर लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि ये इतना आसान और सादा काम नहीं होगा और शायद अक़वाम मुत्तहिदा इस पर कुछ भी ना करे, ना रिजेक्ट करे और ना ही तौसीक या तस्दीक करे। ऐसी सूरत में पाकिस्तान के नए नक्शे की बैनुल-अक़वामी सतह पर हैसियत क्या होगी, ये हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब लेते हैं और बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा चलते हैं, वहां पर सफ़ीर बराए हुकूम मलिक नदीम आबिद साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, हमेशा आप हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। सर, ये जो इजलास हुआ है इन कैमरा 15 रुकनी, ये इसका पेश मंजर और पस मंजर क्या है और इसका इफेक्ट क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी टीम को और आपके सारे व्यूअर्स को न सिर्फ सलाम अर्ज करता हूं बल्कि माजरत भी करता हूं। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं सर, ऑफिस पहुंचने में।
देखिए, जहां तक ताल्लुक है इस इजलास के पस मंजर का, ये तो दिस इज फॉर श्योर कि ये 5 अगस्त 2019 के बाद अब तक जो पूरा एक साल जी। जो मकबूजा कश्मीर में वादी में जो न सिर्फ जुल्म व तशद्दुद का बाजार गर्म है, बल्कि वो एक साल से जो कंप्लीट सीज है, कंप्लीट ब्लैकआउट है, ये उसकी बैकग्राउंड में उसकी वजह से ये इजलास मुनक्कद किया गया। दुनिया के बहुत सारे ममालिक खामोशी से और डिप्लोमेटिकली और प्राइवेटली हमारे साथ कम्युनिकेट करते रहे हैं, अपने कंसर्न शो करते रहे हैं, लेकिन ओपनली अभी तक किसी ने इस तरह की बात नहीं की थी। और ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और हमें इस चीज़ का क्रेडिट हमारे जो अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर और पाकिस्तान के बहुत ही तजर्बाकार और मायनाज डिप्लोमेट हैं मुनीर अकरम साहब, ये उनको सारा क्रेडिट जाता है। उनके रिलेशनशिप चाइना के साथ भी हैं 1-on-1, और सिक्योरिटी काउंसिल में भी उनके और बहुत सारे रिलेशनशिप हैं। तो उनकी काफ़ी देर से ये एफर्ट्स थी कि इसको दोबारा इजलास को बुलाया जाए, और ये 5 अगस्त के एक साल के मुद्दत पूरी होने के बाद जो मकबूजा कश्मीर में सीज है, तो ये उनकी एफर्ट से ये इजलास बुलाया गया है। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैव स्टार्टेड इशू अगेन। सो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। और अब देखना ये है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी और मुनीर अकरम साहब की क़यादत, जो माशाल्लाह इतनी डायनामिक और इतनी एक्सपीरियंस क़यादत है, उसमें जो स्पेशली मैं ये कहूँगा जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिकॉज जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके सेट पॉलिसीज होती हैं, उनके अपने रिलेशनशिप हैं बेस्ड ऑन द इकोनॉमी और बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन इंडिया। तो सर, जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें से कौन-कौन इस हक में है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली मैं आपको ये बात यू मे नॉट लाइक इट, लेकिन हकीकत ये है कि चाइना के अलावा अभी परमानेंट मेंबर्स में हमारे साथ कोई भी खुल के हमारा साथ नहीं दे रहा। और उसकी भी वजह है कि माजी में पाकिस्तान ने और सर, जो भारत का स्टांस है, सॉरी मुझे क्विकली क्वेश्चन करना पड़ रहा है कि जो भारत का स्टांस है उसमें परमानेंट मेंबर उनका कितना साथ दे रहे हैं, कौन-कौन से मेंबर्स दे रहे हैं? देखिए, परमानेंट मेंबर्स में से सिवाय रशिया के मेरा ख्याल है कि भारत का कोई साथ ओपनली नहीं दे रहा। अमेरिका भी बड़ा कैलकुलेटेड उनका रिस्पांस है, और इसी तरह फ्रांस ने थोड़ा सा मैं समझता हूं कि हमें रिस्पांस नेगेटिव रिस्पांस दिया है, लेकिन उसकी भी वजह है। मैं ये अर्ज करूं कि years and years of ignorance of diplomatic efforts in United Nations, वो उनका रिजल्ट है ये सारा। मैं अब आपको छोटा सा एक वाक़या उनके साथ डिस्कनेक्ट हुआ है। बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट एक रेज करने जा रहे थे, लेकिन ये बात तो तय हो रही है कि ये जो इजलास है ये डेफिनेटली पाकिस्तान की सिफारतकारी का एक बड़ा ही अहम इक़दाम है, और ये उसकी कामयाबी भी है, और उसका सेहरा ज़ाहिर है वहाँ पर मौजूद जो परमानेंट सफ़ीर हैं मुनीर साहब, उनकी तरफ भी जा रहा है। और मेरी भी ज़ाती इन्फॉर्मेशन है कि उन्होंने अच्छे खासे अरसों रसूख वहाँ पर बनाए हुए हैं। और जिस तरह से नदीम साहब चूँकि खुद UN में मेंबर हैं और वहाँ पर सफ़ीर हैं वहाँ पर, तो वो हमें गाहे बगाहे इन्फॉर्मेशन हमें देते रहते हैं कि अगर एक तरफ चाइना हमारे साथ दिए हुए है कश्मीर इशू के ऊपर, तो दूसरी तरफ इंडिया के साथ रशिया भी मौजूद है। अमेरिका भी थोड़ा सा एहतियात के साथ खेल रहा है। अगर अमेरिका पाकिस्तान के साथ इस मामले के ऊपर जुड़ जाता है, या यूरोपीय जो ममालिक हैं उनके साथ अगर मिल के अगर वो उनके साथ जुड़ जाता है, तो फिर मामलात शायद कुछ और भी हो सकते हैं। मैं एक सवाल ये उठाने जा रहा था कि ये जो पाकिस्तान का नक्शा है, इसके ऊपर मामला क्या बनेंगे? इसके ऊपर जो ज़ाती तौर पर जो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, उसके बाद ये तय हुआ है कि शायद इंटरनेशनली इस नक्शे को उस तरह से एक्सेप्ट ना किया जाए, क्योंकि इसको नाम जो दिया गया है पॉलिटिकल मैप का दिया गया है। सियासी तौर पर जियोग्राफिकली जो जियोग्राफिकल मैप होता है, जियोग्राफिकल मैप शायद इसको एक्सेप्ट ना किया जा सके, और अक़वाम मुत्तहिदा शायद इसके ऊपर बात ही ना करे, यानी इसको एंटरटेन ही ना करे। और अगर वो नहीं तो फिर सारी एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या होगा? लेकिन गो के इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा तबसरे हो रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं कि ये पहला स्टेप है। अगर ये हो चुका है तो फिर आगे मज़ीद भी इक़दामात उठाए जा सकते हैं। नक्शा तैयार भी वहाँ पर बन जाएगा
श्रीनगर तक की बातें हो रही हैं। तो चीन का इसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर है, इस खित्ते के अंदर जो उभरी हुई एक नई ताकत है। लेकिन रशियन फैक्टर को हमें नहीं भूलना चाहिए इस पूरे खित्ते के अंदर। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं, ख़ास तौर पर ईरान फैक्टर के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर जिस तरह से अच्छी कामयाबियां हासिल की हैं, और उसमें अमेरिका का अगर साथ मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान के मामले के ऊपर जो किस्त थी, जो पैसे मांगने का मामला था, वो भी आपके सामने ही है। तो ये जो मजमूई तौर पर OIC का किरदार है, इसके ऊपर जो खामोशी है, ये बहुत ज़्यादा सवाल उठा रही है। तो बहरहाल इसके ऊपर मजीद हम बात करते रहेंगे। अभी राब्ता हमारा मलिक साहब से दोबारा बहाल नहीं हो सका है, मैंने ये सवाल उनके आगे रखना था। वाल एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ज़रा पाकिस्तान के कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें हैं, डेवलपमेंट सेक्टर की बात करते हैं, जो हर गुजरते हुए घंटों के साथ तेज़ी से ज़बरदस्त उसमें तेज़ी आ रही है। किस तरह की तेज़ी है पाकिस्तान की इकॉनमी को, उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट सेक्टर जो पाकिस्तान का है, उन्हें वज़ीर आज़म साहब की तरफ से जो एक मराती पैकेज मिला और उसके बाद से जो उनकी डिस्कशंस हुई, उसमें अच्छी खासी तेज़ी आ रही है, आवाम की भरपूर दिलचस्पी भी बढ़ रही है। अमूमी तौर पर मार्केट के अंदर एक कोरोना के वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा ये ठप हो गया था कारोबार, और अरबों रुपए, खरबों रुपए डूबने का बहुत ज़्यादा खदशा पैदा हो गया था। लेकिन इमीडिएट इसके ऊपर तवज्जो वज़ीर आज़म साहब ने जी दी, बहुत ज़्यादा ही अप्रिशिएटेबल है। पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि उसमें एक ज़बरदस्त बूस्ट आना शुरू हुआ है। लोगों का इंटरेस्ट पहले से ज़्यादा बढ़ रहा है। अवाम और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस सेक्टर के अंदर ख़रीदो फ़रोख्त में दिलचस्पी ले रहे हैं। जायदादों की ख़रीदो फ़रोख्त में भी तेज़ी आ रही है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो दिलचस्पी है, उसके ऊपर हम ये सवाल ये उठाना जा रहे हैं कि इसका इकॉनमी को अब तक कितना फ़ायदा हुआ है या आने वाले दिनों में होगा, और जो कोरोना वायरस के हालात की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी को एक डेंट पड़ा है, वो किस हद तक मुंदमिल हो सकेगा इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर की वजह से। और इसके साथ जो जुड़ी हुई 47 के करीब इंडस्ट्रीज़ हैं, उसको भी बूस्ट होने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, इम्कान भी है, और उसमें भी अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है। तो इसके लिए हम बात करते हैं, हमारे साथ है मोहसिन शेखानी साहब जो कि चेयरमैन आबाद के, और माहिर मुआशिर इक्तिसादी उमूर डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का सर बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन साहब, सबसे पहले आपकी तरफ मैं आना चाह रहा हूँ। शेखानी साहब, ये फरमाइएगा कि पहले तो ये जरा कंफर्म कर दीजिएगा कि वाकई क्या बूस्ट वाली जो खबरें हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वो दुरुस्त है, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ है, क्या ये बात दुरुस्त है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आपका। बिल्कुल, मैं कहूँगा कि लास्ट जो 15-20 दिन है उसमें एक्टिविटी मार्केट में मूवमेंट हुई है रियल एस्टेट में, और जो बाइंग और सेलिंग है, प्राइसेस जो रुकी हुई थी, ये काफी, मतलब मैं समझता हूँ कि कोई मूवमेंट 15%, 10% मार्केट ने मूव किया है, और इन हालात में मूव किया है। जब आप कह रहे थे कि कोरोना की वजह से मार्केट, मैं कह रहा हूँ कोरोना की वजह से नहीं थे, कोरोना से पहले भी रियल एस्टेट की मार्केट लास्ट साल 1.5 साल से रुकी हुई थी, और कोई पॉलिसीज नहीं हो रही थी, और एक खौफ का आलम था। जब आप डॉक्यूमेंटेशन चीजें और एक खौफ फैलाते हैं, तो ये इन्वेस्टर होता है पूरी दुनिया में, इन्वेस्टर को तो आपको अच्छा माहौल देना पड़ता है तो पैसा आता है। जहां आपने एक फायर किया तो सारे बर्ड्स, आपके चिड़िया जितनी भी आपके दरख्त में सब उड़ जाती है। तो यही पॉलिसी पूरी दुनिया में होती है। आपको एतमाद होता है, आपको लग रहा होता है क्या पॉलिसीज आ रही है, अब लॉन्ग टर्म चीजें डिस्कस हो रही है, वीकली प्राइम मिनिस्टर मीटिंग कर रहे हैं, ऑल चीफ सेक्रेटरीज और FDR चेयरमैन, स्टेट बैंक से हमारी अलग मीटिंग हो रही है। आज CDA में हमने सारे बायलॉज नए बनाने और CDA के प्रोसेस को 1 महीने में अप्रूवल। अभी कुछ देर पहले शेखानी साहब एक खबर मैंने पढ़ी थी, कुछ आपके लोगों की तरफ से कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन भी आई थी, इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए आबाद ने कुछ ऑफर भी किया है कि आप राजी हैं, वो क्या है, कितनी इन्वेस्टमेंट है और उसका क्या फ़ायदा होगा और कब तक वो काबिल अमल होगी? देखिए, हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब को कहना था कि प्रोजेक्ट ऑलरेडी इन पाइपलाइन है, 300 350 प्रोजेक्ट तो वो हैं जो अथॉरिटीज में ऑलरेडी पेंडिंग है, और हम प्रोसेस को अगर अच्छा करेंगे तो और मजीद 300 350 प्रोजेक्ट और आएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब लास्ट मीटिंग की तो उनका कहना था कि मुझे कुछ फिगर्स बताएं, हम तो अपना सारा काम कर रहे हैं, आपके एंड पे क्या है। जब हमारे एंड पे हमने कुछ 12-13 लोगों को, उन्होंने कहा कि कोई एक वीडियो लिंक पे चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में हमने मीटिंग कॉल की, और कुछ 13 लोगों को उनकी जो अपनी लैंड और जो प्रोजेक्ट आने वाले, जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट थे,
वो हमने डिस्कस किया। तो मेरा ख्याल से 1.3 ट्रिलियन की उसकी सेल आती है उन 13 प्रोजेक्टों की, सिर्फ 13 लोग थे। तो आप सोच लीजिए कि इस तरीके से वर्कआउट हो रहा है, इतने बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं और आबाद के 1000 मेंबर्स हैं। इसी तरह बाकी इसके अलावा भी मेंबर नहीं है, वो भी एक्टिविटीज में है ऑल ओवर द पाकिस्तान। बिल्कुल। शेख साहब एक और बात जरा वाज़ेह कर दीजिए ताकि मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाके इसका जरा इफेक्ट पता कर लूं। ये जो आसान कर्जों और कम इंटरेस्ट के ऊपर 6%, 7%, 10%, 8% के ऊपर जो थे कि 5 मरले 6 मरले के लिए 6% कर्जा मिल सकेगा बैंकों की तरफ से, ये बड़ा ही जबरदस्त इकदाम था और इसके ऊपर शायद मॉर्गेज बड़ा सस्ता पड़ सकता था, घर बन सकते थे लोगों को, उसका क्या बना है? स्टेट बैंक से कंटिन्यू मीटिंग, उसका जो सब कमेटी है उसके चेयरमैन नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट को बनाया गया, आरिफ उस्मानी साहब हैं, और हम उसका मेथड तय कर रहे हैं कि किस तरीके से होगा, क्या एलिजिबिलिटीज होंगी, क्या लोगों को। इसमें हुआ ये कि 5% पे लोन मिलेगी, जो 5 मरले वाला जो घर बनेगा, 120 गज का घर कहलाता है वो, तो उसमें अगर आप लोन लेंगे तो उसमें 5% पे आपको लोन मिलेगी। अगर 10 मरले मतलब 240 गज है तो उसमें अगर आप लोन लेंगे तो 7% मिलेगी। ये दोनों सब्सिडाइज लोन है आम आदमी के लिए जो अपना घर लेगा। ठीक, शेखर साहब एक मिनट रुकिएगा जरा। डॉक्टर साहब ये इसके ऊपर क्वेश्चन एक आता है, पहले तो जरा ये तज्जिया दे दीजिएगा कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर, डेवलपमेंट सेक्टर के ऊपर जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने तवज्जो दी है और उसके ऊपर खुद एसोसिएशन वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि बड़ा ज़बरदस्त इसके ऊपर इकदाम, ये किस हद तक इकोनॉमी को बूस्ट दे सकता है आपके ख्याल में? जी मुर्तज़ा साहब, मैं एग्री करता हूं कि जो पॉलिसी है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से वो एज अ पॉलिसी बहुत ज़बरदस्त पॉलिसी है। और जैसे आपने शुरू में कह दिया कि तकरीबन 3 से 4 दर्जन और एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज जो हैं जो कंस्ट्रक्शन के साथ रिलेटेड हैं, अगर कंस्ट्रक्शन चलती है तो वो भी साथ में चलना शुरू हो जाती है। अभी कहा यह जा रहा है कि जो सप्लाई साइड है, जो लगारी साहब आप जिससे बात हो रही है, बनाने वाले हैं, अपार्टमेंट बनाने वाले हैं, घर बनाने वाले हैं, डेवलपर्स हैं, उनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपका जो जरिया है आमदन, जो आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है वो उसका जरिया क्या है, कहाँ से, अगर काला धन है उसके मुतालिक नहीं पूछा जाएगा, कोई जरिया नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ से पैसा आ रहा है। फिर हुकूमत ये कह रही है कि वो बैंकों को, स्टेट बैंक ये कह रहा है कि 5% जो आपकी लिक्विडिटी है वो आपने इनके मॉर्गेजेस के लिए मुख्तस करके रखनी है। बहुत जबरदस्त स्टेप है। तीसरा स्टेप इसमें ये बन जाता है कि जो मॉर्गेजेस के कवानीन है उसके ऊपर इस वक्त बड़ी तेजी से काम हो रहा है कि वो फेवरेबल बना दिए जाएं। तो एक ताकत का टीका है सप्लाई साइड वालों को जो लग गया। जो सप्लाई साइड से मेरा मतलब है जो बनाने वाले हैं, जो डेवलपर हैं। ठीक। अब जो डिमांड साइड है, जिसने ये घर खरीदना है, जी। वो बड़ा कमजोर बैठा है, उसके जेब में पैसा नहीं है। कुछ तो कोरोना का इम्पैक्ट है, कुछ इससे पहले ही आपको पता है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो बड़ी तेजी से नोज डाइव कर रही थी। तो डिमांड साइड जो है वो इस वक्त मुझे बड़ी कमजोर लग रही है। यानी कि अगर लोग खरीदने वाले नहीं हैं तो जो डेवलपर है वो बनाए चले जाएगा, किसी स्टेज पे रुक जाएगा अगर खरीदने वाले ना हो। इस वक्त मुझे खरीदार जो हैं वो बड़े कम नजर आ रहे हैं। अच्छा, तो ये बड़ा सर अच्छा, इससे बड़ा वाला मैं पिछले 8 से 10 साल की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जो तारीख है वो देख रहा था सर। अब तारीख ऐसी है कि 5-10 साल पहले ये सारी मुराद जो अब हुकूमत दे रही है वो मौजूद थी। 5-10 साल पहले जरिया नहीं पूछा जाता था कि क्या जरिया है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं। और पिछले कंसिस्टेंटली 5-10-15 सालों से जो कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है हमारी जीडीपी का वो 2.5% की एवरेज आ रही। तकरीबन 2.5% जीडीपी का हिस्सा जो है वो कंस्ट्रक्शन कंट्रीब्यूट करता रहा है पाकिस्तान की तारीख में। और जो हमारी लेबर फोर्स है तकरीबन 7 से 8 करोड़ पाकिस्तान की जो लेबर फोर्स है उसमें से सिर्फ 7% जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में तारीखी तौर पे काम करती है। तो मेरा कहना यह है कि हम इतनी बड़ी उम्मीद ना लगा बैठे कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो पूरी इकोनॉमी को लेके आगे चला जाएगा, क्योंकि उसका सिर्फ 2.5% तारीखी तौर पे जीडीपी का रहता है। तो अब वो 2.5% से आप कह ले कि टीका लग जाएगा 3% पे पहुंच जाएंगे। तो पॉलिसी अच्छी है, लेकिन ये उम्मीद लगा रखना कि सिर्फ इसी टीके के जोर पे हम पूरी की पूरी मईशत को और पूरे पाकिस्तान में शहद और दूध की नहरें बहने लगेंगी, ऐसा नहीं है। ऐसा
काम होने वाला नहीं है। ठीक, शेखानी साहब पहुंचती है वो तकरीबन 7% एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि 50 या 51 लाख पाकिस्तानी इसमें एम्प्लॉयबल हो जाते हैं। शेखानी साहब, आई हैव 1 मिनट लेफ्ट। इसमें एक सवाल ये था, क्योंकि मैंने मुतादिद प्रोग्राम इसके ऊपर किए, कि जो मॉर्गेज के ऊपर जो कर्जे मिलेंगे, जो 5% के ऊपर इंटरेस्ट रेट के ऊपर मिलेंगे, या 6% या 7% के ऊपर, क्या वो 20 साल के लिए मिले, या 10 साल के लिए हो, या 30 साल के लिए हो, ये फिक्स रहेंगे? इसके ऊपर बात हुई है मोहसिन साहब, शेखानी साहब? 10 साल का तकरीबन आपको 10 साल के लिए वो फिक्स रहेंगे, उसके बाद वेरिएबल होंगे। 10 साल के लिए फिक्स हो जाएंगे वो, सही 5% ही रहेगा। तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शेखानी साहब, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मैं चाह रहा था कुछ मजीद बात करते, ये वक्त की जो किल्लत है ये हमें मार देती है, बहुत सारे रह जाते हैं। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं, हम आपके बड़े मशहूर हैं। इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह निगहबान।